हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, सेकंड जो पार्ट है उनका। ओके, भारत में आर्थिक विकास और नीति, जो आपकी ये बुक है, इसकी जो चैप्टर आपका जो यूनिट फर्स्ट है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता होगा तो मैंने आपको अपने चैनल पे इसके सिलेबस की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा रखी हूँ, तो आप उसको देख लेना। ओके, जो इसका यूनिट फर्स्ट है वो है आपका समष्टि आर्थिक नीतियाँ और उनका प्रभाव, जो राजकोषीय नीति है और जो मौद्रिक नीति है, इसके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम इसको किस अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। इसके है ना, मैं वैसे पार्ट 2 तक बनाऊंगी, मतलब है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा आपका इसका। तो ये आपका जो पार्ट 1 होगा और जो मैं सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी वो पार्ट 2 होगा। तो आप उसको पार्ट 1 पहले देखना, उसके बाद पार्ट 2 देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें तो मैं आपको ना पहले जो आर्थिक नीतियाँ वो क्या होती है उनके बारे में बताऊंगी, फिर आर्थिक नीतियों के जो उद्देश्य होते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है, उनके बारे में बताना है इसमें आपको, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके जो ये हैं, जो जो नीतियाँ हैं, जो आर्थिक नीतियाँ हैं, उनमें आपकी दो टाइप की नीतियाँ आती हैं। एक तो होती है राजकोषीय नीति और दूसरी होती है आपकी मौद्रिक नीति। बट इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो मैं जो ये वाली जो यूनिट है ना, जो फर्स्ट यूनिट है, इसको मैं आपको दो यूनिट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी, जिससे कि ना आपको थोड़ा सा ना अच्छे से समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में वैसे ही अच्छे से बैठ जाएगी। और मैं आपको इतना तो 101% मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो अंत तक देख ली है ना, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड फिर कोई भी डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। आपको पेपर में ना आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है। आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए ना इस यूनिट से, तो आप आसानी से उसको बनाकर लिख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैं आपको मौद्रिक नीति क्या बताऊंगी कि मौद्रिक नीति है क्या। फर्स्टली तो हम आर्थिक नीति जानेंगे, क्योंकि आर्थिक नीति पता होगी तभी तो हम इसके जो अंदर जो दो नीतियां बनाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे ना। फिर मौद्रिक नीति क्या होती है वो पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, वो पढ़ा जाएगा। फिर जो मौद्रिक नीति के उपकरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजायर टॉपिक होता है ये इस चीज़ का, मतलब इससे क्वेश्चन आपको पेपर में इजीली, मतलब वैसे ही उठ के आ जाता है, सीधे उठ के आ जाता है। या तो शॉर्ट नोट में आ जाएगा, या तो आपके 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से जरूर ना जरूर बनने वाला है आपका इसमें। तो आप इस वीडियो के बस एंड तक बने ना, आपको सारे जितने भी टॉपिक है इसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो फर्स्टली तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले इसमें क्या जानेंगे, आर्थिक नीति होती क्या है, कि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। तो जो इसमें मैंने आपको इतनी सिंपल उसमें डेफिनेशन में आपको मैंने बता रखा है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आर्थिक नीति से आश्चर्य उन सरकारी नीतियों से होता है ना, जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक क्रियाकलापों का नियमन होता है। मतलब कि जो भी देश में जो भी क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो या आर्थिक विकास से रिलेटेड हो, जो भी क्रियाएं होती हैं उनके नियमन, इट मीन्स उसको एक तरीके से रेगुलेट करने का काम होता है आर्थिक नीतियों का। नीतियां ही, अब आपको मैं बताऊं, अगर आप घर के लिए कुछ वो बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, तो वो आपके क्या होता है, आपको घर को अच्छे से चलाने के काम आता है। उसी प्रकार एक देश को अच्छे से चलाने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती है, जिससे कि हमारा जो देश है वो अच्छे से क्या कर सके, काम कर सके। उसके अंदर जितने भी मतलब आर्थिक विकास हो, रोजगार में वृद्धि हो, बेरोजगारी ना रहे, तो ये सब क्या है, ये सब करने के लिए क्या बनाई जाती है, आर्थिक नीतियां बनाई जाती है देश के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्थिक नीति है वो होती क्या है। तो आर्थिक नीति का लक्ष्य एक स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान करना है। जो आर्थिक नीति होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, मीन्स कि एक एक तरीके से एक स्थिर, ये नहीं है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति वो अर्थव्यवस्था हो वो मतलब स्टेबिलिटी ना हो, उसमें कुछ मतलब वही ना, स्थिरता ही ना हो। ये क्या करती है, जो आर्थिक नीतियाँ होती है वो हमारे एक तरीके से आर्थिक क्रिया, वो जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसको स्थिरता प्रदान करने का कार्य करती है। जो मतलब क्या करते हैं, मजबूत और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी अनुकूल है, जिस पर रोजगार, धन और बेहतर जीवन स्तर पर निर्माण निर्भर होता है। अब व्यापक आर्थिक नीति के प्रमुख दो स्तंभ होते हैं, दो स्तंभ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो आपका क्या है, एक राजकोषीय नीति है और दूसरी आपकी क्या है, मौद्रिक नीति है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले तो पार्ट 1 में मैं आपको मौद्रिक नीति पढ़ाऊंगी, इसमें आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं, मौद्रिक नीति क्या है मैं पूरी अच्छे से बताऊंगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बनाकर लिख पाएंगे। फिर जो पार्ट 2 होगा वो आपका राजकोषीय नीति के ऊपर होगा। ओके, तो इसके अंदर भी हम पार्ट 1 है तो हमारा इसमें हम मौद्रिक नीति में पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आर्थिक नीतियों के उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि इससे भी सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आर्थिक नीति होती क्या, आर्थिक नीति के उद्देश्य बताओ। इससे अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपको ये सब लिखना पड़ेगा, आर्थिक नीति क्या है, आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, फिर और मौद्रिक नीति क्या है। इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाती है, क्योंकि आर्थिक नीति के ही ये दो स्तंभ है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो ये स्तंभ है, जो राजकोषीय नीति है, ये क्या है, इस आर्थिक नीति है, ये दो स्तंभ है। जो आर्थिक नीति बनाई जाती है देश को एक अच्छे से चलाने के लिए, देश हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, उसके अंदर जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो इन्हीं दोनों पर डिपेंडेंट होती है।
तो मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले तो मैं आपको आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या है वो बता देती हूँ। देश में आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के अंदर क्या हो, इक्वलिटी हो, जिसमें कोई भी क्या हो ना, असमानता ना हो लोगों के बीच में। तो इसका एक ये भी काम होता है, क्योंकि नीतियाँ बनाई किस लिए जाती है, जैसे कि मैंने आपको घर का एक एग्जाम्पल देके बताया कि हम घर के अंदर कोई भी नीति बनाते हैं, कोई भी हम अपना क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि हाँ घर के अंदर क्या किस टाइम हमें खाना खाना चाहिए, कब, मतलब एक अनुपालन वो बनाए जाते हैं ना। कि स्कूल में भी आपने देखा होगा कि टाइम टेबल होते हैं। तो हर जगह आप देखेंगे ना, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर चले ना, तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आने वाला टॉपिक होगा ये आपका इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका, आप अपने आसपास से इसको कोरिलेट किया करें। ये नहीं कि इसको कुछ, मतलब कई बच्चे होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इससे ईजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है अगर आप इसको समझ के पढ़े तो। अब अगर आपने इसको अपने आसपास के जो आप क्रियाकलाप करती हैं, जो आप देखते हैं आसपास, अगर उससे कोरिलेट के आपके वो करके आपने इसको पढ़ाना, तो आपको बहुत ज़्यादा ये आसान लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर्थिक समानता को बढ़ावा देने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देश में रोजगार के नए अवसरों को सृजन करने तथा बेरोजगारी कम करने और आर्थिक नीतियों का इसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगारी क्या हो, कम हो। अब बेरोजगारी टर्म तो आपको पता ही होगा, जिसके पास क्या नहीं होता, जो काम करने के इच्छुक लोग होते हैं बट उनको क्या नहीं होता, काम नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरोजगार पर्सन कहते हैं उसको। कि आर्थिक नीति का उद्देश्य होता है कि देश में आर्थिक स्थिरता को भी बनाए रखा जाए। ये ना हो कि कहीं मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मांग हो, यो वो कि कीमतें बढ़ रखी हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए देश में, क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। लोगों को ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो रखी हो जिससे लोग परेशान हो जाए, या ज़्यादा ही मंदी हो रखी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि स्थिरता होनी चाहिए, कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आर्थिक नीतियों के द्वारा देश में गरीबी निवारण का प्रयत्न होना चाहिए। मतलब प्रयत्न करता, जो आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती है, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, लोगों में समानताएं हों, आर्थिक स्थिरता बनी रहे, और जो गरीबी है वो भी लोगों में क्या हो सके, ख़त्म की जा सके। तो इस कारण से मतलब वो किया जाता है आर्थिक नीतियाँ बनाई, तो इसका उद्देश्य भी यही चीज़ होगा। आर्थिक नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति व सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो गई, मुद्रास्फीति इट मीन्स जो आपकी जो डिमांड मतलब होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो जाती है, जिसको हम अगर शॉर्ट मतलब वैसे जनरल लैंग्वेज में बोले तो महंगाई बोल सकते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई, जो कीमतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में। तो आर्थिक नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण होना चाहिए। ये भी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई हो, कीमतें ज़्यादा आसमान छू रखी हो, या कीमतें ज़्यादा ही डाउन हो रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर करवा दिया, आर्थिक स्थिरता को बनाने के लिए इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक नीतियों के माध्यम से देश के संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाता है, जो देश के संसाधन होते हैं ना, उनका इस प्रकार से आवंटन किया जाता है, इट मीन्स बांटा जाता है ना, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती है, देश के संसाधनों को लेकर भी बनाई जाती है, जिससे कि हमारे जो देश के संसाधन है उसका इस प्रकार से यूज़ किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट है आपका जो मौद्रिक नीति। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आर्थिक नीति होती है उसके दो स्तंभ होते हैं, कौन कौन से, एक तो राजकोषीय नीति होती है और जो एक होती है मौद्रिक नीति होती है। तो अब मौद्रिक नीति क्या है हम पढ़ने वाले हैं। तो मौद्रिक नीतियाँ की होती क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये नीतियाँ ना आरबीआई द्वारा बनाई जाती हैं। आरबीआई इस नीति को बनाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नीतियाँ बनाई जाती है, जिससे कि हमारी जो आर्थिक वो है अर्थव्यवस्था वो चल सके। ऐसी आपकी राजकोषीय नीति होती है। राजकोषीय नीति जैसे कि आप इसके नेम से ही देख पा रहे हैं, राज मतलब कि एक तरीके से सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है, जो सरकार उन नीतियों का निर्धारण करता है। और जो मौद्रिक नीति होती है इसका निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। अब इसकी डेफिनेशन को भी एक बार हम देख लेते हैं कि आपको लिखना क्या होगा इसके अंदर। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की पूर्ति पर नियंत्रण न रखने के लिए, आपने देखा कि साख और मुद्रा इट मीन्स जो देश के अंदर आपने देखा कभी कभी मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी मुद्रा की आपूर्ति कमी हो जाती है, मतलब मुद्रा जो होती है वो उसके अंदर हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर वो कमी हो जाती है। तो वो इसको इस प्रकार से वो करता है ना, नीतियाँ इसलिए बनाता है ना, जिससे कि क्या हो सके, इसमें आर्थिक स्थिरता आ सके। ये ना हो कि ज़्यादा वो हो जाए, जो हमारी मुद्रा है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा मुद्रा हमारे देश के अंदर आ गई, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर आ गई, तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास क्या होगा, पैसा ज़्यादा होगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की सोचती है। तो जब खर्चा करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ना इन्वेस्ट मतलब उसके अंदर डालेगी, तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ती है। ये होता है एक रीज़न। तो ये है, इस कारण से क्या होता है, आर्थिक स्थिरता लाना इंपॉर्टेंट होता है। और इस आर्थिक स्थिरता को लाने के लिए क्या करी जाती है,
मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती है। जो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। ऐसे ही एक राजकोषीय नीति है, उसको कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो पहले तो हम इसकी मौद्रिक नीति क्या मैं बता रही हूँ मैं आपको, तो इसलिए इसके अंदर हम मौद्रिक नीति क्या मैं अच्छे से पढ़ते हैं। तो यही है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा और चार्ज की पूर्ति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आरबीआई जो नीतियाँ बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। अर्थात मुद्रा की मात्रा को संतुलित स्तर तक बनाए रखने के लिए आरबीआई के द्वारा जो उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नीतियाँ या उपाय वो जो भी कुछ करती है उसको क्या कहा है हमने? मौद्रिक नीति कहा है। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति के अलग अलग टाइप से डेफिनेशन जो विद्वानों ने दे रखी है। तो जैसे कि कैंट है, उन्होंने क्या दे रखी है? जो मौद्रिक नीति का आशय क्या है? एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार व संकुचन की व्यवस्था करने से है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे देश के अंदर ज़्यादा मुद्रा आ जाए तो उससे क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर लोगों के पास उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स वो खर्च ज़्यादा कर पाएंगे, और जब खर्च ज़्यादा करेंगे उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होंगी? वस्तु की जो कीमतें होंगी वो भी आसमान छूने लग जाएंगी। तो इस कारण से क्या होना चाहिए? एक तरीके से स्थिरता होनी चाहिए। तो इसी को कैंट ने एक तरीके से डेफिनेशन इन्होंने ये दी है ना, कि जो मौद्रिक नीति क्या होती है? एक तरीके से जो मुद्रा चलन के विस्तार एवं संकुचन की व्यवस्था करने से, उनकी व्यवस्था ही तो की जाती है ना आखिर में, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐसी नीतियाँ तो अपनाई जाती है ना जिससे कि विस्तार और संकुचन को एक तरीके से निर्धारित किया जाए, एक तरीके से इनकी में स्टेबिलिटी लाई जाए। तो यही चीज़ है, कैंट ने ये डेफिनेशन दी है। सेकंड आपकी जो विद्वान है हैरी जी जॉनसन, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बोला है कि जो मौद्रिक नीति का आश्रय उन नीतियों से है ना जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, आपका जो केंद्रीय बैंक कौन है? आपका आरबीआई है। केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को क्या करती है? नियंत्रित करती है। जो मुद्रा का जो सप्लाई हो रहा है, जो मुद्रा की एक तरीके से जो हमारे जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा का जो सप्लाई हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है उसको नियंत्रित करती है, उसको एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। तो यही चीज़ आपकी मौद्रिक नीति। रियल देखा जाए तो दोनों की डेफिनेशन क्या है? सही है। और जो मैंने आपको एक नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है वो भी मैंने आपको बता दी कि क्या है ये, इसके अंदर मौद्रिक नीति आखिर में होती क्या है। तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है? आपका कीमतों में स्थायित्व को बनाए रखना, कि आपके जो कीमत है वो क्या होगी? स्टेबल होगी। तभी तो होगी ना जब मुद्रा के जो होगा एक तरीके से आपूर्ति होगी वो सही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ना हो तो विस्तार होना चाहिए और ना ही संकुचन होना चाहिए, मतलब एक तरीके से नॉर्मल होना चाहिए। पैसों का जो आवंटन है हमारे जो अर्थव्यवस्था के अंदर वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ज़्यादा मुद्रा हो या तो कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ है कि कीमतों में स्थायित्व लाएगा, एक तरीके से ये क्या करेगा? स्टेबल करेगा। तो इसका ये उद्देश्य है। सेकंड उद्देश्य क्या? रोजगार में वृद्धि करने का। थर्ड है आपका विनिमय दर में स्थायित्व में रखना। इसको मैं अच्छे से आपको एक तरीके से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे। तो अब देखिए आपका जो फर्स्ट इसका उद्देश्य क्या है? ये वित्तीय मूल्य स्थिरता की तरीके से इसमें स्थिरता लाना पैसों के अंदर। जो मूल्य स्थिरता का सामान्य अर्थ है बाजार में उत्पादों के मूल्य में तेज गिरावट या बढ़ोतरी को रोकना। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ज़्यादा पैसा आ गया मार्केट के अंदर तो क्या हो? ज़्यादा पैसा आने की वजह से क्या होना चाहिए? ज़्यादा महंगाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस क्या हो जाए, कभी तेज ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो जाए और कभी कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मूल्य स्थिरता का ही सामान्य अर्थ ये है कि बाजार में उत्पादों के मूल्य में तेज गिरावट या बढ़ोतरी को रोकना। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण ना रखा जाए तो उस अर्थव्यवस्था में स्थिरता समाप्त हो जाती है। अगर उसमें अगर पैसा अगर एक तरीके से मार्केट के अंदर उसके अंदर ना देखा जाए कि वो नियंत्रण में है कि नहीं है तो उससे क्या होगा? एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था वो डगमगा जाएगी, स्थिरता उसकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए तो अगर पैसा मार्केट के अंदर ज़्यादा आ गया तो लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे कि उत्पादों के दाम बढ़ने लगेंगे और मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। जो आपकी जो वो हो जाएगी, जो आपकी महंगाई हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति का मतलब मैंने आपको बताया महंगाई से होता है जनरल टर्म में आप बोले तो यही चीज़ है कि इससे क्या होगा? अगर लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ती है तो उससे क्या होता है? लोग जो होते हैं दाम भी बढ़ाने लग जाते हैं कि हाँ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। आपने देख रखा होगा अगर मार्केट में जाते हैं तो आपने कई दुकानदारों को देख रखा होगा कि जिसको अगर देखते हैं कि जो अमीर है, जो अच्छे घर से आया, तो उससे क्या कर देते हैं? थोड़ा पैसे क्या करते हैं? ज़्यादा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो सेम यही चीज़ हो जाती है। अगर हमारे पास ज़्यादा वो होंगे, पैसे होंगे, तो जो दाम होंगे, जो वो होंगे दुकानदार, वो क्या कर देते हैं? हाई कर देते हैं सामान के, कि कोई भी क्या हो जाएगा? दाम क्या होने लग जाएंगे? उत्पादों के बढ़ने लगेंगे। उससे क्या होती है? मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। इट मीन जो महंगाई हो जाती है वो बढ़ जाती है। अतः मौद्रिक नीति से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को बनाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसके उद्देश्य भी सीधे आपसे पूछ लेता है। अगर आपसे मौद्रिक नीति पूछेगा तो आप उसके लिए ये भी तो एक्सप्लेन करेंगे ना। नेक्स्ट आपका रोजगार सृजन, कि ये थोड़ा गलत लिख दिया, सृजन होगा। ओके, आपको इसको थोड़ा सा ना देख लेना, क्योंकि आपको इतनी तो वो है ही कि आप इसको कर सके। ठीक,
मौद्रिक नीति के द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाता है, परंतु मौद्रिक नीति में रोजगार सृजन को वित्तीय मूल्य स्थिरता के लक्ष्य के बाद ही स्थान दिया जाता है। इट मीन्स फर्स्टली इसकी प्रायोरिटी क्या होती है कि एक तरीके से वो वित्तीय स्थिरता, मूल्य स्थिरता हो, मार्केट के अंदर पैसा क्या हो, एक तरीके से स्टेबिलिटी हो इसके अंदर। ये नहीं हो कि ज़्यादा पैसे की वो हो जाए, सप्लाई हो जाए, कभी क्या हो जाए इसका कम पैसों का सप्लाई हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये होता है आपका जो मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य क्या होता है आपका, फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, मूल्य में स्थिरता लाना। सेकंड उसकी प्रायोरिटी हो सकती है कि हाँ रोजगार में सृजन करना, या फिर विनिमय दर में स्थायित्व। विनिमय दर में स्थायित्व से अभिप्राय भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा से तुलनात्मक मूल्य से है। इट मीन्स विनिमय दर से क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो एक तरीके से आपने देख रखा होगा कि डॉलर और जो इंडियन रुपीज़ होती है, कि हमारा जो अगर मान लीजिए 80 या कुछ पर पैसे चल रहे होंगे, मतलब कुछ रुपए चल रहे होंगे कि 80 रुपये का हमारा $1 बनता है, ऐसा होता है ना। तो यही चीज़ है कि ये इसमें भी स्थित है, एक तरीके से इसमें भी तुलनात्मक मूल्य से होता है इसका। यदि इस पर नियंत्रण ना रखा जाए ना तो भारतीय मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए ये अगर गिर गया, अगर हमारे भारतीय मूल्य गिरने लग जाता है, आपने देख रखा होगा कभी कभी डॉलर जो होते हैं उसकी हमारे जो इंडियन रुपीज़ 90 कभी हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मतलब हमारे जो 90 रुपये होंगे वो वहाँ के $1 होगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर ना हमारी जो मूल्य का जो रेट होगा ना वो गिरने लग जाता है। तो इसके कारण जो हमारी एक तरीके से जो मुद्रा होगी ना, जो हमारे देश का जो पैसा होगा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तरीके से कम प्रभावशाली होता है। तो इस कारण से ये भी गिरना कोई अच्छी बात नहीं होती। इस कारण से क्या होता है, विनिमय दर में भी स्थायित्व लानी चाहिए। तो यही चीज़ रीज़न है। नेक्स्ट है विकास। मौद्रिक नीति देश की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण घटक है। देश का आर्थिक विकास ही इसका क्या होता है, परम उद्देश्य होता है। क्योंकि देश आखिर में विकास करना इसका क्या है, एक मेन वर्क है कि हाँ देश के अंदर क्या करना है, विकास करना है। कैसे विकास करेगा, जब हम देश के अंदर क्या लेके आएंगे, अच्छी अच्छी नीतियाँ लेके आएंगे। अगर आरबीआई ये जो सरकार है वो अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाए तभी तो हमारा देश क्या करता है, विकास करता है। तो अब आपने देख लिया कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला तो आपका क्या है, मूल्य स्थिरता लाना। दूसरा है क्या है, रोजगार सृजन करना। तीसरा है विनिमय दर में स्थायित्व, मतलब जो विनिमय जो दर होती है उसमें स्थायित्व होना, स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जो इंडियन रुपीज़ जो है वो कम महत्व इंपॉर्टेंस कम रखती हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि उससे हमारे देश की एक तरीके से रेपुटेशन भी गिर जाती है। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। और फोर्थ है आपका विकास, एक तरीके से इसका उद्देश्य क्या है, विकास करना भी। अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आपका एक ना एक जरूर बन सकता है। मैं कहती हूँ आर्थिक नीति से एक क्वेश्चन बन जाए आपका, या मौद्रिक नीति होती क्या है। तो मौद्रिक नीति अगर आपसे पूछ लेता है इसके उद्देश्य क्या है, इसके उपकरण क्या है, तो आपको ये पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से जानना जरूरी है। और आई होप आपको इतना जितना मैंने आपको ऊपर समझाया होगा तो वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वो समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे। मैं जो ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, कभी आपने देख रखा होगा कि मैंने ये प्रिंट आउट भी कर रखा है, क्योंकि कभी क्या ना मुझे लगता है ना कि मेरे कई हैंड नोट्स जो मैं ये लिखती हूँ कहीं आपको ना पसंद आता हो, तो जो मुझसे पॉसिबल हो पाता है जितना मैं प्रिंट आउट निकाल पाती हूँ उतना मैं प्रिंट आउट करती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं इसको लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे लिखने में ज़्यादा मतलब वो ईजी रहता है कंपेरिजन टू जितना मैं ये आपको PDF टाइप का ये बना कर देती हूँ ना, तो ये मुझे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है इसमें। बाकी ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, तो इसलिए तो आप थोड़ा सा इसके लिए मुझे थोड़ा लाइक कर देना। अगर आपको रियल में अगर जेन्युइनली आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक करना, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कभी कभी कुछ ऐसा टॉपिक होता है ना कि मुझे लगता है कि आप इतना जानते होंगे, क्योंकि आपने 12th तक इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तभी तो आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ली होगी। तो मैं उतना मान के चलती हूँ ना कभी कभी कि हाँ आपने 12th क्लास में पढ़ रखा तो उतनी तो आपको नॉलेज होगी। बट कई बच्चे होते हैं कि वो थोड़ा भूल जाते हैं। तो बाई चांस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको नेगलेक्ट कर देना, आप उसको करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो ये थोड़ा सा ना ये हो जाता है ना कभी भी जो बच्चे कभी गलत ना कुछ पढ़ ले, तो ये चीज़ें। वैसे तो मैं आपको वो जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ जिसमें भी कोई मिस्टेक ना हो, बट मैं भी इंसान हूँ, बाई चांस मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो ये मैं मान के चलती हूँ। ओके, तो अब देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। अब 2 उपकरण है जिसके द्वारा क्या करता है जो आरबीआई है, वो देश के अंदर मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। क्या करता है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित। अब आपने डेफिनेशन की क्या, ये भी आप लिख सकते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है कि देश के अंदर जो आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है मुद्रा की आपूर्ति को, उसी को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन आपको बातों बातों में बता दी। तो यही होता है कि अब इसको एक तरीके से मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के 2 उपकरण बनाए गए हैं। एक तो आपका है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा आपका गुणात्मक उपकरण। एक तो आपका क्या है, मात्रात्मक, और दूसरा आपका गुणात्मक। अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप देख लीजिए इसके अंदर कि आपका मात्रात्मक उपकरण में क्या
आता है, बैंक दर आ जाती है, खुले बाजार की क्रियाएं आती है, और ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इट मीन्स इसके अंदर CRR आता है, और एक आपका आता है SLR। आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि ये मेरे टाइम का याद है मुझे कि हाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था टॉपिक। एक आप दूसरा आपका गुणात्मक उपकरण जिसके अंदर आपको सीमांत आवश्यकता आती है, दूसरा साक्षी राशनिंग आती है, और तीसरा आपका नैतिक प्रभाव। और जो गुणात्मक उपकरण में जो नैतिक प्रभाव है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा टॉपिक वो है, इससे क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी जो मुद्रा की जो आपूर्ति है ना वो बाजार के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो पाती है, कि उसके कारण क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि मात्रात्मक उपकरण होते क्या हैं। मात्रात्मक उपकरण, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वो हो जा रही है, स्लिप डाउन हो जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा मेरा गला सूख जा रहा है बोलते बोलते। मात्रात्मक उपकरण मौद्रिक नीति के वह उपकरण होते हैं जो साख की उपलब्ध कुल मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये क्या करते हैं, एक तरीके से पूरी जो हमारे देश के अंदर जो साख की उपलब्धता होती है। अब ये ना जैसे हम आपने देखा होगा साख का मतलब क्या होता है कि किसी से उधार लेना पैसे, उधार को ही तो हम कहते हैं साख, क्या किसी से उधार लेते हैं ना पैसे, उसी को हम क्या साख कहते हैं। तो ये इसी के माध्यम से क्या करती है, एक तरीके से मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करती है, साख की उपलब्ध कुल मात्रा को ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक करके कि अब इसके अंदर ना मैंने ये आपको ना दो मतलब ये जो मात्रात्मक उपकरण थे ना, इसके अंदर मैंने वैसे तो आपको ये टॉपिक बताया था कि बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब हैं, बट इसको मैंने ना थोड़ा सा एक अप्रत्यक्ष और वो प्रत्यक्ष उपकरण में स्टेप से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। बाकी ये है एक ही, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसको। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया, फिर मेरा बताने का काम है तो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि जो ये अप्रत्यक्ष उपकरण है कि है क्या। ये वह उपकरण है जो साख सृजन की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। अभी किस स्टेप से रखते हैं ये इसको देखते हैं हम, कि जो बैंक दर, अब ये बैंक दर को हम है ना रेपो रेट भी कहते हैं, रेपो दर भी कहते हैं। तो आपसे किसी भी टर्म में पूछ सकते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है कि हाँ कंफ्यूजन हो जाए आपको कि आखिर में होता क्या है, मैम ने तो ये बताया नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है ना जिस पर जो केंद्रीय बैंक होता है वो वाणिज्यिक बैंक को क्या करता है, एक अल्पकालीन टाइम के लिए क्या करता है, एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, ऋण देता है, मतलब कि एक तरीके से उधार देता है वो उसको पैसे। अब जो RBI, आप समझ रहे हैं ना कि केंद्रीय बैंक जो होता है आपका RBI होता है। आप जानते हैं कि जो RBI होता है जो सबसे हमारा क्या होता है, प्रमुख बैंक होता है। और वो छोटे छोटे जो बैंक होते हैं हमारे जो आसपास आप देखते हैं, SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या PNB हो गया, तो ये सब क्या है, ये आपके वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो ये इनको क्या करता है ना, ये इनको उधार देता है। अब वो किस तरीके से इसको नियंत्रित करता है, जो हमारे जो मनी होती है, जो पैसा होता है वो मार्केट में किस तरीके से कम फ्लो हो, ज़्यादा फ्लो हो, तो किस तरीके से इसको वो करता है, नियंत्रित करता है, वो इसी अकॉर्डिंग करता है बैंक दर की वो उससे मदद से। अब वो कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। इसे रेपो दर भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इसको रेपो रेट, रेपो दर, हिंदी में रेपो रेट और कभी रेपो दर भी इसको हम क्या देते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव हो, इट मीन्स महंगाई ज़्यादा हो, अगर मान लो महंगाई कब ज़्यादा होगी, जब हमारे मार्केट में क्या होता है, पैसा ज़्यादा होता है, इट मीन्स कि जो मनी का जो फ्लो है वो हमारे मार्केट में क्या है, ज़्यादा है, मनी में वो जो हमारे मार्केट में पैसा क्या है, ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो स्फीतिक दबाव बढ़ता है। तो बैंक क्या करता है ना इस टाइम पे, तो बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। जो RBI है वो क्या कर देगी, बैंक दर को बढ़ा देगी। इट मीन्स बैंक दर को बढ़ाने से क्या होगा, अब जो वो बैंक दर, वो बैंक रेट क्या होती है, मान लीजिए मैं आपको भी एग्जांपल दे रही हूँ इसमें, कि वाणिज्य बैंक को पहले 8% उससे देती थी ब्याज से क्या करती थी, वो पैसे उसको देती थी वाणिज्यिक बैंक को। बट अब उसने क्या कर दिया ना, उसको 10% कर दिया। अब उसने 10% किया तो वाणिज्यिक बैंक को तो बहुत ज़्यादा लॉस होने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि वो क्या होने लग गया उसको, अब वो बहुत ज़्यादा उससे क्या होने लग गया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना पड़ेगा, अब उसको ब्याज देना पड़ेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो क्या करेगा, कम उधार लेगा। अब ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है, जो पर्सन्स होते हैं, जैसे हम जो वो होते हैं, हम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कहीं पे हमें कम रेट पे पैसे मिलते हैं, कम ब्याज पे पैसे मिलते हैं, मतलब मान लो हमें 2% ब्याज से हमें पैसे मिल रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि 2% ब्याज की दर से हमें पैसे मिल रहे हैं, बट अगर यही हमारे 1% की दर से देने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1% से देने लग जाएंगे तो हम उधार ज़्यादा लेंगे। बट अगर उसने हमें वही 5% कर दिया या 2% कर दिया तो हम कम लेने लग जाते हैं। तो यही चीज़ करता है बैंक भी यही खेल खेलता है हमारे साथ, क्योंकि बैंक दर बढ़ने पर क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक को भी ऋणों की ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अब क्या करेगा, जब RBI बैंकों को ज़्यादा महंगाई पे वो देगा, ब्याज दर पे वो देता है, पैसे देगा, तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगे, जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक जिनसे हम पैसे उधार लेने जाते हैं, जैसे आपका SBI हो गया या PNB हो गया, ये फेमस बैंक है इसलिए मैं आपको नाम बता रही हूँ उनका। तो ये क्या करेंगे, ये भी रेट बढ़ा देंगे, ये भी ज़्यादा ब्याज पे पैसे देने लग जाएंगे। मान लीजिए आप पैसे लेने गए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये लेने का उनसे,
बट अब उन्होंने इस पर ना बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या कर दिया, ब्याज की दर निर्धारित कर दी कि अगर आपने 1,000 रुपये लिया तो आपको उनको हर महीना क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये देने पड़ेंगे या 500 रुपये देने पड़ेंगे या 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, लोग कम पैसा उधार लेना पसंद करेंगे, लोग कम पैसा उधार लेना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा उधार आएंगे ही नहीं, तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो लोगों के पास पैसे कम होंगे तो उनकी क्रय शक्ति भी क्या होती है, कम होती है, तो लोग खर्च भी कम करेंगे। तो उससे क्या होगा, खर्च कम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो मुद्रास्फीति है, इनमें जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही चीज़ होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा फ्लो इसका क्या होता है बैंक दर का, कि जब स्फीतिक दबाव होता है इट मीन ज़्यादा महंगाई होती है, तो जब महंगाई ज़्यादा होगी तो क्या कर देगा, बैंक रेट को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो हमारी रेपो रेट होती है उसको भी बैंक क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब बैंक उस रेपो रेट को बढ़ाएगा, जो वाणिज्यिक बैंक होगा वो भी बढ़ा देंगे, और जब वाणिज्यिक बैंक बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसको पैसे को कम उधार लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो लोग अपना नुकसान तो नहीं करना चाहेंगे ना, उनको जब कम ब्याज पे पैसा मिलता है तभी वो कहीं से भी, अगर मान लीजिए दो साहूकार होते हैं, अब आपने देखा होगा गाँव में कि दो अगर लोग होते हैं, दो साहूकार होते हैं, अगर दो साहूकार हैं तो अगर आए पैसे लेने के लिए उनसे, एक तो साहूकार दे रहा है कि 50 रुपये महीना लेना पसंद करेगा, 1,000 रुपये आपने सुधार लिए, वो महीने में से 50 रुपये आपसे लेगा। बट एक साहूकार क्या करेगा ना, आपसे वो 200 रुपये लेगा। तो आप किससे ज़्यादा पैसे उधार लेना पसंद करेंगे, जो 50 रुपये लेगा, क्योंकि वो कम रेट पे आपको दे रहा है। तो यही चीज़ बैंक भी करता है। बैंक क्या करता है, जब देखता है ना कि हमारे मार्केट में ज़्यादा पैसा है, तो जब मार्केट में ज़्यादा पैसे को वो देखता है तो वो क्या करता है ना कि बैंक रेट को वो बढ़ा देता है, जिससे कि लोग क्या कर देते हैं ना कि वो पैसे लेना कम उधार वो कर देते हैं, कम लेना पसंद करते हैं। तो यही चीज़ है, इससे क्या होता है कि फिर जो पैसा होता है वो मार्केट से क्या होने लग जाता है, खींचने लग जाता है, मतलब वो कम होने लग जाता है। तो यही सेम है। अब इसी को अपोजिट भी आप ले लेना। तो यहीं पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिख दी। दूसरी है, जब आर्थिक मंदी होती है तो जो बैंक जो होता है ना वो क्या करने लग जाता है ना, कम दर पे क्या लोगों के क्या करने लग जाता है, पैसे देने लग जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, फिर वो कम दर पे पैसे उधार देने लग जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि चलो इतने ही हमें ब्याज देना पड़ेगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है तो हम ले लेते हैं उधार, कोई उनको वो नहीं लगेगी, उनको कोई परेशानी नहीं लगेगी, क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ रहे हैं बैंक को ब्याज की दर पर। तो यही चीज़ होती है। तो अब आपने समझ लिया ना कि किस कारण से क्या होता है, बैंक दर कैसे मुद्रास्फीति को एक तरीके से नियंत्रित करता है, जो साख सृजन की वो मात्रा से वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। हमारी जो मुद्रा है, मुद्रा को मार्केट के अंदर कैसे फ्लो करवाना है, विस्तार करना है, वो संकुचन करना है, वो बैंक दर की मदद से वो कैसे करता है बैंक, RBI। ओके, अब आपको मैंने सेकंड डेफिनेशन भी यही चीज़, इसकी डेफिनेशन ही आप इसको पढ़ लेना कि यह वह ब्याज की दर है जिस पर केंद्रीय जो आपका बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक भी कहते हैं, RBI भी कहते हैं, इससे दीर्घ अवधि के लिए लोन लेते हैं, और इस ऋण के लिए बैंकों को रिजर्व बैंक के पास कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ब्याज की दर से वो पैसे लेता है। मैंने आपको वो समझा दिया, आप इसको सिर्फ रीड आउट कर लेना। मैंने आपको इसलिए लिख के देना ना कि कई बच्चों को मान लीजिए अगर ये डेफिनेशन ना अच्छी लगी हो तो उनको वो अच्छी लगी हो, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकें। बाकी मुझे तो ज़्यादा यही अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको ये अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको इसको लिख के दे रखा है, इसलिए। नेक्स्ट आपका खुले बाजार की क्रियाएं। अब खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, इसमें ये होता है ना कि जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी प्रभुतियों को खुले बाजार में बेचता और खरीदता है, जो उनकी जो वो होते हैं ना प्रतिभूतियाँ होती हैं वो उनको खरीदता है मतलब बेचता है। वो कैसे करता है, अब उसके माध्यम से भी वो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो कैसे नियंत्रित करता है, अब इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है, जैसे कि इसमें लिख रखा है कि जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है ना, अपनी प्रतिभूतियों को बेचने लग जाता है। अब वो अपनी प्रतिभूतियों को बेचेगा तो क्या करेगा, लोग उसको खरीदेंगे, मतलब मान लीजिए जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होता है वो उसको खरीदेगा। तो जो वाणिज्यिक बैंक उसको खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो पैसा होगा वो क्या होगा, वो RBI के पास चला जाएगा, मार्केट से निकल कर कहाँ चला जा रहा है, वो RBI के पास चला जा रहा है। लोग जब RBI कुछ सामान बेचेगा आपको, तो जो पैसे से आप खरीदेंगे तो पैसा किसके पास जा रहा है, वो तो RBI के पास जा रहा है ना। तो RBI के पास जब वो पैसा चला जा रहा है तो उससे क्या हो जा रहा है, मार्केट से पैसा कहाँ चला जा रहा है, RBI के पास चला जा रहा है। तो मार्केट से जो पैसा होगा वो क्या होने लग जा रहा है, मतलब उसका खिंचाव हो जा रहा है, उसका संकुचन हो जा रहा है, मतलब वो अब वो क्या होगा, मार्केट का जो फ्लो हो गया, वो जो मुद्रा का जो फ्लो हो गया मार्केट के अंदर वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसके कारण भी क्या करता है, एक तरीके से जो RBI होता है खुले बाजार के प्रतिभूतियों को अपनी क्या करता है, बेचता है, जिसके कारण क्या होता है, जब उसको फिर प्रतिभूतियां बेचता है जिससे वाणिज्यिक बैंकों से वो उतनी नगद राशि खींच लेता है। अब वो उसने अपने पास कर ली तो उससे क्या होगा, अब उसके पास कम पैसा हो गया तो मार्केट में भी कम पैसा जाने की वो रहते हैं, चांस रहते हैं। तो यही चीज़ है, फिर वो कम लोगों को उधार देना पसंद करेगा, तो यही है। और उनकी ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो ऋण नहीं दे पाएंगे लोगों को, अब वो ज़्यादा क्या नहीं कर पाएंगे, लोगों को उधार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद ही पैसा नहीं रहेगा। क्योंकि वाणिज्यिक बैंक क्या कर लेता है, वो उनकी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है, और जो RBI होता है उसको बेचता है, तभी तो
दूसरा जो वो है वाणिज्यिक बैंक है उसको खरीदता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास चला जाता है और मार्केट से पैसा क्या हो जाता है, निकल जाता है, आरबीआई के पास वो चला जाता है। इसका कारण क्या होगा, फिर जो मुद्रा का जो ज़्यादा प्रभाव हो रहा था, जो विस्तार हो रहा था, वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही प्रोसेस अगर मंदी होती है तो वो क्या करता है, प्रतिभूतियों को खरीदता है। अब वो प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो इट मीन्स क्या होगा, अब वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा जाएगा, वाणिज्यिक बैंक के पास जब पैसा जाएगा तो उससे क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो क्या कर पाएगी, ज़्यादा उधार दे पाएगी, और जब ज़्यादा उधार दे पाएगी तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसमें भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जब पैसा कम था तो उसके कारण क्या हो जाती थी, मंदी हो रही थी। तो यही चीज़ है, इसमें मैंने यही लिख रखा है कि प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं जिससे वाणिज्यिक बैंक की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस प्रकार केंद्रीय बैंक साख की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। तो ये आप देख लेना, मैंने आपको अच्छे से वैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष उपकरण। अब इसके अंदर भी वैसे यही चीज़ है, मैंने आपको ये आपको ऊपर बता रखा है ना कि मौद्रिक नीति के उपकरणों में आपका मात्रात्मक उपकरण, बैंक दर और खुले बाजार की क्रिया, मैंने आपको वो कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं CRR और SLR होती क्या है। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, ये भी बहुत मतलब कंफ्यूजन टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए, बट मैंने आपको इसके अंदर बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता रखा है। वह उपकरण जो मुद्रा की मात्रा पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं, जैसे कि उसमें तो क्या कर रहा था, शाख की मात्रा से कर रहा था, मतलब जो उधार देना लेना इसके उसके अकॉर्डिंगली नियंत्रित कर रहा था मुद्रा की आपूर्ति को। बट इसके अंदर वो डायरेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं, अब उसके अंदर हम ये देखते हैं। सभी बैंकों को अपने पास उपलब्ध पैसे में से केंद्रीय बैंक के पास कुछ पैसा क्या करना पड़ता है, रिजर्व रखवाना पड़ता है। उनको जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको कुछ पैसा आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है, एक तरीके से रिजर्व रखना पड़ता है। अब आपने देखा होगा ना कि कभी कभी क्या होता है, जो वो होते हैं जो हम बैंकों से पैसे लेने जाते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने देख रखा होगा कि सारे के सारे लोग एक दिन चलेगा और सारे बैंक से पैसे अपने जो जमा कर रखे थे वो निकलवाने लग जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, आपने देख रखा है। बट क्या होता है, वो उसको पैसों को क्या कर देता है, कुछ पैसों को वो किसी को उधार दे देता है, आपने देख रखा है, इन्वेस्टमेंट में लगवा देता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तो लेते हैं ना पैसे उधार, तो वो उनमें इन्वेस्टमेंट में दे देता है। और कुछ पैसे क्या होते हैं, आरबीआई के पास उनको रिजर्व रखने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है, ये नेसेसरी होता है उनके लिए, वाणिज्यिक बैंकों के लिए। और इसको एक अनुपात में रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें मैंने आपको लिख भी रखा है, कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम कहते हैं, ओके, CRR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। भारत में वर्तमान समय में जो CRR है वो 3% है। जिस समय केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को कम करना होता है, इट मीन्स जब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति की मात्रा होती है, इट मीन्स जब मार्केट में जो पैसा होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, वो CRR को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब वो CRR को बढ़ाएगा तो इट मीन्स क्या है, उनको उनके पास ज़्यादा पैसे रखना पड़ेंगे। पहले वो 80 रुपये रख रहे थे रिजर्व बैंक के पास, बट अब क्या रखना पड़ेगा, उनको 100 रुपये रखना पड़ेगा। अब उनको जो 100 रुपये उनके पास रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। वो जब पैसा कम होगा तो वो लोगों को क्या कर पाएगी, कम उधार दे पाएगी, और कम उधार दे पाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो मुद्रा का जो हो वो विस्तार हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ है। और वही दूसरी ओर ऐसे ही करना, अगर मुद्रा की कमी होती है मार्केट के अंदर तो क्या कर देता है, जो बैंक लोन देने में क्या कर देता है, जैसे कि अब यही था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो होता है पैसे ज़्यादा होता है तो वो CRR को भी बढ़ा देता है, और अगर पैसा कम होगा तो वो CRR को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। इट मीन्स उनको अगर 100 रुपये देने पड़े थे तो अब वो कम कर देगा तो उनको 80 रुपये देने पड़ेंगे। इट मीन्स फिर वाणिज्यिक बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा उधार दे पाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको क्या बताना चाहे, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि केंद्रीय बैंक के पास क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो कुछ पैसे क्या करते हैं, अपनी गिरवी रखते हैं, मीन्स उनके पास रिजर्व रखते हैं, तो उसी को हमने क्या कहा है, CRR का है, कैश रिजर्व रेशियो। अभी SLR क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात, इट मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग हुई तो इसको नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा आपके इट मीन्स इसके पढ़ने समझने से टॉपिक है कि आप कैसा समझ रहे हैं इसको। मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके आसपास की उसी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई होता नहीं कंपलसरी कि आपको बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने जब 12th का एग्जाम दिया था ना अपना इकोनॉमिक्स का, तो मेरे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, और ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज लिखी थी। हाँ, कुछ होती हैं जैसे हम पैसों को पैसा नहीं लिख के मुद्रा लिख देते हैं, तो ये तो कॉमन टर्म्स होती है, बट ये नहीं कि अब आप मैं को जिसे को ये सब नहीं लिख सकते, जैसे ये वह भाग या जिसे नहीं, ये सब नहीं लिख पाते, ये तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं ना, बोलते भी आप इसको। तो
आइए हम देख लेते हैं कि जो वैधानिक तरलता अनुपात है, मीन्स जो SLR है वो होती क्या है। ये बैंकों के पास जमा राशि का वह भाग होता है जिसे बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। इट मीन्स ये अब जैसे इसमें था जो CRR था, ये क्या था, वाणिज्यिक बैंक को कुछ पैसा क्या करना पड़ता था, RBI के पास जमा करवाना पड़ता था। ये इंपॉर्टेंट होता था कि हाँ वो कुछ पैसा RBI के पास अपना जमा करेगी। बट ये क्या होता है, जो SLR होता है ये होता है कि वो अपने पास भी कुछ पैसा रखेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई उधार लेने के लिए पैसा आ गया। अब मान लीजिए कि बैंक है, बैंक ने, जो बैंक के पास पैसे आए उसने क्या किया ना, किसी को उधार दे दिए कुछ पैसे और बाकी RBI में जमा कर दिया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कोई लोग पर्सन आया और बैंक से पैसे निकलवाने के लिए आया, तो उस बैंक के पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए ना, जिससे वो क्या कर सके, लोगों को दे सके। अब मान लीजिए 4-5 लोग अगर पैसे निकलवाने के लिए, अब बैंक के पास पैसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बैंक कुछ पैसा अपने पास भी रखती है, तो उसी को हमने क्या कहा, SLR कहते हैं। तो अब ये क्या, इसकी मदद से वो कैसे मुद्रा का वो करते हैं, संकुचन और विस्तार करते हैं। अब इसको हम देखते हैं। ये बैंकों के पास जमा राशि का वह भाग होता है जिसे बैंकों के अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है। अर्थात इन पैसों में से बैंक लोन नहीं दे सकता, या ना तो वो लोन देता है और ना ही वो क्या करता है, RBI के पास इस पैसों को जमा करता है। क्योंकि लोग अगर मांगने के लिए, मान लो जी पैसे आ जाते हैं, अपने पैसे निकलवाने के लिए आ जाते हैं, तो उनके पास कुछ तो पैसा होना चाहिए जिससे वो लोगों को दे सके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि बैंक जीरो होना चाहिए। इट मीन्स वो बाकी सारे पैसे उसने वो दे दिए, ऋण पे दे दिए, उधार पे दे दिए, और बाकी कुछ पैसे उसने RBI के पास जमा कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनके पास कुछ पैसा होता है। तो इसी को हमने क्या कहा है, ऐसा लगा है। तो जो CRR की भांति ही ये अनुपात को कम व ज्यादा करके केंद्रीय बैंक क्या करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता को बढ़ावे घटा सकता है। मान जैसा कि आपने CRR में भी देखा था, मैंने आपको CRR में भी बताया था ना कि जब मुद्रा का मतलब कि ज़्यादा तरलता थी तो उसने क्या किया था, CRR को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। जिससे कि क्या हो जाता था, वो CRR को बढ़ाने से क्या होगा, जो बैंक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा करवा दे रहा था। तो लोग, वाणिज्यिक बैंक के पास क्या होता, कम पैसा होता, तो वो लोगों को क्या कर रहा था, कम पैसे उधार देता था। तो वैसे सेम जो प्रोसेस है वो भी इसमें भी है, SLR में भी। तो वही चीज़ है कि इसको घटा हुआ बढ़ा करके क्या करता है, वो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब हम देखते हैं गुणात्मक उपकरण। अब जैसे कि मैंने आपको मात्रात्मक उपकरण बताया था, अब ये है आपका गुणात्मक उपकरण। ये जो गुणात्मक उपकरण है, ये शाक निर्माण के वह उपकरण होते हैं ना, जो शाक की मात्रा को प्रभावित नहीं करते, बल्कि शाक के प्रभाव को किसी विशेष क्षेत्र की ओर निर्दिष्ट कर देते हैं। इट मीन्स उसमें कहते हैं ये इफेक्ट कर देते हैं, शाक की मात्रा को क्या करते थे, वो उस पर प्रभाव डालते थे और उसकी मदद से क्या करते थे, एक तरीके से जो मुद्रा की आपूर्ति थी उसको नियंत्रित कर देते हैं। बल्कि इसके अंदर ये क्या करते हैं ना, अलग ही डायरेक्शन की ओर इसको लेके चले जाते हैं। अब इसके अंदर आपका एक तो नैतिक प्रभाव हो जाएगा, सीमांत आवश्यकताएं हो जाएंगी। मैं आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। मैं आपको एक पॉइंट बता दे रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी ये आपको मैंने बताया था ना, ऊपर ये आपने देखा था मैंने, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से एक उस पर लिख के दे दिया था पेज पे, जिससे आपके कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी गुणात्मक उपकरण में क्या था, सीमांत आवश्यकताएं, शाक की राशनि और नैतिक प्रभाव। इसकी मदद से वो क्या करता था, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता था, मतलब उसका विस्तार और जो संकुचन था उसको नियंत्रित करना। तो इसके अंदर यही था। अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। अब सीमांत आवश्यकता इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक। आपको सीमांत आवश्यकता होती क्या है, तो आइए आप देखते हैं कि जो सीमांत आवश्यकताएं थी वो है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सीमांत आवश्यकताएं होती है वो क्या है, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं से तात्पर्य होता है कि बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा गिरवी रखी गई वस्तु के वर्तमान मूल्य से। इट मीन्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि सीमांत आवश्यकताएं होती क्या है। जैसे कि आपने कोई वस्तु 1 लाख की क्या रखी है, बैंक के पास गिरवी रखी है, और उसके बदले क्या कर रहा है, बैंक आपको 80,000 रुपये दे रहा है उधार। ठीक है, आप उधार रखते हैं तो आप कुछ गिरवी वस्तु भी तो रखते हैं ना। अगर आप उधार लेते हैं बैंक से, मान लीजिए आप 80,000 रुपये बैंक से उधार ले रहे हैं, तो उसके बदले आप 1 लाख रुपए बैंक को रखेंगे, तभी तो आप लेंगे ना, कि अगर बैंक को कोई नुकसान ना हो इन फ्यूचर। मान लीजिए उस वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है या बढ़ोतरी होती है, तो उससे मतलब बैंक को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, तो बैंक उस टाइप से कुछ देती है। ठीक है, तो भी सीमांत आवश्यकताओं के कारण कैसे वो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। अब इसको हम देखते हैं। मान लीजिए कि जब अगर मुद्रा की जो आपूर्ति है हमारे जो अर्थव्यवस्था के अंदर है, जो पैसा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो क्या कैसे करेगी उसको कम करने के लिए, वो क्या करते हैं ना कि फिर जो सीमांत आवश्यकता को क्या कर देती है ना, वो बढ़ा देती है। अब ये सीमांत आवश्यकता को बढ़ाने से मतलब क्या है कि मान लीजिए वो पहले 1 लाख रुपए की जो वस्तु रख रहा था गिरवी, उसके बदले बैंक उसको क्या कर रही थी, 80,000 रुपये दे रही थी। ओके, बट अब वो क्या कर देना ना, इनकी जो आवश्यकता है उसको क्या कर देना ना, मतलब जो सीमांत है, जो मार्जिन है, वो उसको 60,000 रुपये अब देगा। तो इससे क्या कर रहा है, वो बढ़ा दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को वो ज़्यादा पैसे का सामान रखना पड़ रहा है, और पैसा कितना मिल रहा है उनको, बहुत कम मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे, कम पैसा वो करने लग जाएंगे, मतलब कि कम पैसा उधार लेने लग जाएंगे। तो जब कम पैसा उधार लेंगे तो उससे क्या होगा, जो मुद्रा का जो वो है फ्लो है, जो समूह है, विस्तार है, वो कम होने लग जाएगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, कम पैसा उधार लेने लग जाएंगे, तो जो मार्केट में जो पैसा ज़्यादा आ रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज़ होता है कि अगर
पैसा उसमें मार्केट में ज़्यादा है तो वो सीमांत आवश्यकताओं को क्या कर देता है, वो ज़्यादा कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, जो मार्जिन होता है, जो उनमें वर्तमान क्या होता है, गिरवी रखी गई वस्तु है और जो ऋण लिए गए पैसे में अंतर क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अंतर जब ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, लोग कम पैसा लेने लग जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुद्रा ज़्यादा है उसके अंदर तो वो 1 लाख रुपए का सामान गिरवी रख रहा था और उसको मिल कितने रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं। और अगर वही मुद्रा का कम फ्लो है, मतलब मुद्रा कम है मार्केट के अंदर, तो वो ज़्यादा उधार देने की सोचेगा। तो वो क्या करेगा ना, 1 लाख रुपए अगर तुम कोई वो रख लो ना सामान, तो उसके बदले वो उसको 80,000 रुपये देगा, जिससे कि लोगों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लोग खुश हो रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, फिर उधार लेते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सी वो उसमें बता दिया मैंने, इसके अंदर बाकी लिखा हुआ आप इसको पढ़ लेना। ओके, तो अब मैं आपको बता, आपको समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसको दोबारा से एक बार रिकैप करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी उसमें बता दिया। सीमांत आवश्यकताओं का मतलब अगर आपने देख रखा होगा ना, मार्जिन इसको बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता मार्जिन होता है इंग्लिश में अगर इसको लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो गिरवी रखी गई वस्तु और जो बैंक पैसे देते हैं उसके बीच का अंतर, अगर वो मार्केट में जो पैसे का ज़्यादा फ्लो है तो उसके अंदर को बढ़ा देता है, जिससे कि कारण क्या हो जाता है, अगर 1 लाख रुपए की आप वस्तु गिरवी रख रहे हैं तो वो क्या करने लग जाता है, आपको 60,000 रुपये देगा, जिससे कि उसके बीच का अंतर क्या होगा, बढ़ गया। और जब उसके बीच का अंतर बढ़ा तो क्या हो गया, लोगों के पास पैसा कम होने लग गया, तो लोग क्या करने लग जाएंगे, उधार कम लेने लग जाएंगे। तो यही चीज़ होती है। नेक्स्ट आपका शाख की राशनिंग। अब शाख की राशनिंग में क्या है, इसके अंदर है कि शाख की राशनिंग से तात्पर्य विभिन्न वाणिज्यिक क्रियाओं के लिए शाख की मात्रा का कोटा निर्धारण कर देना। मतलब वो एक स्पेसिफिक को उसके लिए क्या कर देता है, आपने देख रखा होगा क्वालिफिकेशन के लिए कुछ सरकार पैसे वो कर देती है, फिक्स कर देती है कि इतना खर्चा करना है, या फिर किसी और अदर क्षेत्र के लिए वो मान लीजिए प्ले के लिए, कोई क्रिकेट के लिए कितना उनको खर्चा करना है, ये इस टाइप से कुछ निर्धारण। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आपको ये नहीं कि एकदम वो जनरली हो, ये वो सही हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ कोटा निर्धारित कर देते हैं। जब कोटा निर्धारित कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो एक तरीके से मुद्रा का जो वो होगा, फ्लो होगा, वो नॉर्मल होगा, ये वो उसमें होगा, क्या कहते हैं, स्टेबल होगा। ये नहीं होगा कि ज़्यादा आपूर्ति हो गई या कम वो हो गया, संकुचन हो गया, ऐसा नहीं होगा, स्टेबल में होगा। क्योंकि क्या हो जाता है, एक तरीके से कोटा निर्धारण हो जाता है कि हाँ इतना खर्चा करना है, इतना पैसा लगना है उस चीज़ पे, तो इतना ही पैसा क्या होगा, एक तरीके से उसको दिया जाएगा। ये नहीं है कि उससे ऊपर दे दिया जाएगा, कभी कम दे दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स अमाउंट कर दिया और उतना ही खर्चा किया जाता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, ऋण देते समय वाणिज्यिक बैंक किसी विशेष क्षेत्र को क्या कर देते हैं, कोटे से की सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकती है। तो इसके कारण क्या होता है, मुद्रा का जो वो होता है, फ्लो होता है, वो खुद ही अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल में हो जाता है, मतलब स्टेबल में हो जाता है, ना कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट आपका नैतिक प्रभाव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैतिक प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब आपने देख रखा होगा कि जो आरबीआई होती है बहुत सी नीतियाँ बनाती है, बहुत से वो भी करती है। आपने रूल रेगुलेशन देख रखे होंगे कि जो आरबीआई के निर्देश वो होते हैं कि इतना ये चीज़ करनी चाहिए, तो इसके कारण भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि नैतिक प्रभाव सबसे ज़्यादा कारगर होता है, क्योंकि जो नैतिक प्रभाव के कारण क्या होता है ना, क्योंकि हर इसको क्या होता है, हर को लोग या वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मानने देते हैं, इसको मानते हैं। जो वो बोलता है, जो नीति निर्देश वो करता है, सॉरी नीति निर्देश निकल गया, मतलब जो भी निर्देश वो बनाता है वो चीज़ क्या कहते हैं, लोग मानते हैं। तो इस कारण से जो नैतिक प्रभाव है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यह मौद्रिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका होता है, इसमें से इनफॉर्मल तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि फॉर्मेलिटी इसमें वो करनी पड़ती है, कोई CRR या SLR की तरह या बैंक दर या रेपो रेट की तरह, ऐसा तो नहीं होता। इसमें ये अनौपचारिक वे होता है, ये RBI कुछ नीति निर्देश वो करता है, बोलता है लोगों को, और वो चीज़ क्या करते हैं, वाणिज्यिक बैंक उसको वो करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। तो यही चीज़ है कि सिर्फ एकमात्र बोलने से, एकमात्र ओनली नैतिक प्रभाव, एकदम मोरल इफेक्ट करता है, वो उसके ऊपर वो इफेक्ट करता है। तो इसके कारण क्या कर देता है ना, कि उसके कारण मुद्रा का संकुचन और प्रभाव होता है। आरबीआई देश का एक केंद्रीय बैंक है और इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली में पर्यवेक्षी स्थिति प्राप्त करता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा सर्वोपरि होता है बैंक जो ये होता है, और ज़रूरत पड़ने पर यह बैंकों से आग्रह कर सकता है, निवेदन भी करता है कि समय समय पर बाजार में धन में संतुलन को बनाए रखने के लिए क्रेडिट नियंत्रण का प्रयोग करें। और यह तरीका वास्तव में काफ़ी प्रभावी है, क्योंकि बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कोई भी नीति बनाएगा, कोई भी कुछ बातें बोलेगा या कुछ आग्रह करता है, कुछ नीति बनाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, लोग इसको, वो जो वाणिज्य लोग में मुँह से निकल जा रहा है, आप उसको नेगलेक्ट करना, कि जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई द्वारा जो जितनी भी निर्धारित नीतियाँ होती है उसके क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पालन करते हैं। तो इस कारण से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये कैसा वो तरीका होता है, ये अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल वे में, ऐसा नहीं होता फॉर्मेलिटी इसमें शो करने की जरूरत होती है। ओनली आरबीआई कुछ बातें कहता है, आरबीआई के द्वारा मतलब कोई नीति बनाई जाती है और उसको लोग क्या कहते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, सॉरी बैंक फॉलो उसको क्या करते हैं। तो अब आपको ये चैप्टर जो है इसके अंदर मैंने आपको बोला था पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगी।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 आर्थिक नीतियों के अंदर क्या थे, आपके 2 थे। तो मैंने आपको मौद्रिक नीति अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, इसके उपकरण, उद्देश्य और ये होती क्या मौद्रिक नीति और इसके अंदर आर्थिक नीति, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका पार्ट 2, उसके अंदर मैं आपको राजकोषीय नीति क्या मैं बताऊंगी। और इसके लिए अगर आपको इसका सिलेबस नहीं पता तो आपको इसका सिलेबस की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड है, आपको आप देख लेना उसको। और साथ ही मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, जिससे कि आपको ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो रियल में अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि मैं आपको उसको ठीक करके बता सकूँ अच्छे से। और अगर अगर आपको ये वीडियो नहीं भी अच्छी लगती तो इसको आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।